हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग थिंकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी चिंतन कौशल के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये चिंतन कौशल कौन कौन से होते हैं, जो महत्वपूर्ण चिंतन कौशल होते हैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा एक स्टूडेंट के द्वारा इन कौशलों का किस तरीके से बेहतर उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है, अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। और इन चिंतन कौशल से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, जो बातें हैं, वो आप लोग को बीएड के सिलेबस में, डीएलएड या बीटीसी के सिलेबस में या कुछ और महत्वपूर्ण जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, इन चिंतन कौशलों में कुछ जो ऐसे चिंतन कौशल हैं जो हम लोगों के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए एनालिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है और लॉजिकल थिंकिंग है। तो इसके अलावा देखिए एक दो थिंकिंग और हैं जो इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये जो चिंतन कौशल हैं वो क्या हैं और इनसे क्या फायदा होता है। हाँ देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है चिंतन कौशल के बारे में, यानी थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं और इनका उपयोग किस प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए, चिंतन कौशल वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनकी मदद से हम जानकारी को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। ये कौशल किसी भी व्यक्ति की समझ, सीखने, निर्णय क्षमता और नवाचार के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रमुख कौशलों को उदाहरण सहित नीचे समझाया गया है। देखिए, सबसे पहले जो कौशल है वो कौशल है विश्लेषणात्मक कौशल चित्त, यानी एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग देखिए क्या होती है कि यह एक प्रकार का ऐसा कौशल है जिसमें मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति किसी समस्या या जानकारी को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके तार्किक ढंग से उसका विश्लेषण करता है और फिर कारणों की पहचान करता है और फिर समाधान की ओर बढ़ता है। यानी एक ऐसा कौशल है यह जिसमें किसी समस्या को पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर उस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद उसके कारणों की पहचान की जाती है और फिर उसका समाधान किया जाता है। अर्थात देखिए, इसको दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि विश्लेषणात्मक चिंतन एक ऐसे सोचने की क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी जटिल जानकारी, समस्या या स्थिति को कई भागों में बांटकर तर्क, साक्ष्य और कारण के आधार पर उसका गहराई से अध्ययन करता है और उचित निर्णय लेता है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इससे समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना संभव होता है, इसमें प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाता है, इसमें कारण प्रभाव की समझ विकसित होती है, इसके माध्यम से तार्किक निष्कर्ष निकाला संभव होता है और इससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसका उदाहरण देखिए, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। पहला जैसे देखिए गणित की समस्या से रिलेटेड है। देखिए, यदि एक छात्र को एक जटिल समीकरण हल करने के लिए दिया गया तो वह पहले उस सरल समीकरण को कई भागों में बांटेगा, हर चरण की जांच करेगा और फिर हल तक पहुंचेगा। तो यह एक विश्लेषणात्मक चिंतन कहलाएगा। यानी उसको एक कोई इक्वेशन दे दिया गया हल करने के लिए, तो पहले वो उस इक्वेशन को देखेगा सही तरीके से, फिर उस इक्वेशन को कई भागों में बांटेगा और फिर हर चरण को सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद उसको सही तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ, अब इसको मुझे ऐसे ही हल करना चाहिए और फिर उसको वो सीक्वेंस में हल करके और सॉल्यूशन प्राप्त कर लेगा। दूसरा देखिए, एक वैज्ञानिक प्रयोग से रिलेटेड उदाहरण है। एक छात्र है, उसको एक प्रयोग में देखा उसने कि वह असफल हो गया, तो फिर वह देखता है कि किस तत्व, समय या तापमान में गड़बड़ी हुई है। तो वह सब हिस्सों का विश्लेषण करके कारण जानता है और फिर उसके बाद सही निर्णय तक पहुंचता है। तो यह भी एक प्रकार का विश्लेषणात्मक चिंतन है। उसी प्रकार से देखिए,
समाज में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के रिलेटेड एक उदाहरण, कोई विद्यार्थी है और वह सोचता है कि ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है, वाहन बढ़ रहे हैं, सड़कें संकरी हो रही हैं, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो वह इन सब पहलुओं का विश्लेषण करता है और फिर समाधान सुझाता है। तो यह भी एक प्रकार का विश्लेषणात्मक चिंतन का उदाहरण है। उसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण है कि यदि किसी कंपनी के उत्पाद की बिक्री घट रही है तो एक विश्लेषक जो है वह यह देखने की कोशिश करता है कि इसकी क्या वजह है। ग्राहक की पसंद की वजह से ऐसा हो रहा है, कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से ऐसा हो रहा है, या उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता में कोई समस्या है, या फिर मार्केटिंग में कमी है। तो इन सब चीजों को एक एक करके वो देखता है, फिर जिसमें कमी दिखाई देती है उसको दूर करके फिर उस समस्या का हल कर लेता है। इससे देखिए लाभ क्या होता है, इससे समस्याओं को गहराई से समझने में मदद मिलती है, इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, यह तर्कशील और वस्तुनिष्ठ सोच का विकास करता है, इसका शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय और जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो यह था विश्लेषणात्मक चिंतन। अब देखिए जो दूसरा चिंतन है कौशल, वो है आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी सोचने की क्षमता है जिसमें व्यक्ति किसी जानकारी, विचार या तर्क का गहराई से मूल्यांकन करता है। इसमें व्यक्ति बिना पूर्वाग्रह यानी बिना बायस हुए तार्किक, निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित निर्णय लेता है। यानी किसी भी जानकारी, किसी भी विचार, किसी भी स्थिति, वस्तुस्थिति के बारे में व्यक्ति तार्किक रूप से गहराई से विचार करता है, वह किसी पूर्वाग्रह से इसमें प्रभावित नहीं होता है, वह निष्पक्ष रूप से सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर किसी चीज के बारे में निर्णय लेता है। तो यह जो होता है वो आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी तथ्य, विचार या स्थिति का तर्क, साक्ष्य और निष्पक्षता के आधार पर विश्लेषण करता है और उसके आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं, मुख्य विशेषताएं, इससे तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित निर्णय लेना संभव होता है, इसमें पूर्वाग्रहों और भावनाओं से हटकर सोचना पड़ता है, सोचा जाता है, इसमें तर्क और विवेक का उपयोग किया जाता है, यह विभिन्न दृष्टिकोण की जांच करता है, इससे समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालना संभव होता है। इसके उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण समाचार के मूल्यांकन से, अगर किसी ने कोई न्यूज सुनी तो उसका मूल्यांकन कैसे करेगा। एक छात्र कोई समाचार पढ़ता है लेकिन वह तुरंत उस पर विश्वास नहीं करता, वह उस समाचार के स्रोत, तथ्य और अन्य स्रोतों से तुलना करता है, तब यह समालोचनात्मक चिंतन कला। जैसे किसी को कोई न्यूज मिली सुनने को, पढ़ने को, तो उसने पहले ये देखा कि ये न्यूज आई कहाँ से, दी किसने है, उसके बाद इस न्यूज से रिलेटेड और भी कहीं कुछ सुनने को मिल रहा है ऐसा, तब जाके वह व्यक्ति कहेगा कि हाँ ये न्यूज सही है। यानी उसकी तुलना करेगा, उसके ऑथेंटिक सोर्स का पता लगाएगा और फिर तब जाके वह उस चीज को सही मानेगा। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, किसी विज्ञापन से रिलेटेड है, एडवर्टीजमेंट से। टीवी पर एक साबुन का विज्ञापन आता है जिसमें दावा किया गया कि वह 100% कीटाणु मारता है। तब छात्र सोचता है क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है, क्या इसका कोई प्रमाण है, और वह इसकी जांच करता है। तो बाद में उसको इसके बारे में सच्चाई पता चलती है। तो इस तरीके से किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करना क्या कहलाता है, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक या क्रिटिकल थिंकिंग। उसी प्रकार से देखिए तीसरा उदाहरण क्या है कि जीवन में कोई निर्णय लेने से संबंधित है। मान लीजिए कोई छात्र है, वह सोचता है कि उसे आगे किस विषय में पढ़ाई करनी चाहिए। वह अपने रुचि, दक्षता, करियर अवसर और परिवार की राय को तर्क से तौलता है। तो यह भी एक प्रकार का क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण है। यानी उसको लगता है कि मुझे भविष्य में इंटर करने के बाद कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, किस विषय में मुझे कैरियर बनाना चाहिए।
तो सबसे पहले वो अपनी रुचि के बारे में देखता है कि मेरी किस विषय को पढ़ने के लिए रुचि है, फिर मेरी कैपेसिटी क्षमता कितनी है, फिर इस विषय को पढ़ने से मुझे भविष्य में कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं, और फिर इससे संबंधित मेरे परिवार वालों की क्या राय है। तो इन सभी चीजों का आपस में बेहतर तरीके से वो विश्लेषण करता है और तब जाके सही निर्णय लेता है। अब देखिए उदाहरण 4, चौथा उदाहरण देखिए क्या है इससे रिलेटेड। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सभी मोबाइल फोन नुकसानदायक होते हैं, तो आलोचनात्मक विचारक जो है सबूत और शोध देखकर इस दावे की सच्चाई जांचता है। देखिए अगर किसी ने किसी व्यक्ति को कह दिया या किसी स्टूडेंट को कह दिया कि मोबाइल चलाना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तो कोई स्टूडेंट है इससे संबंधित वह साक्ष्य इकट्ठा करेगा, उससे संबंधित वो खोज करेगा, शोध करेगा, और तब जाके इस बात को वो सच्चाई के रूप में मानेगा, नहीं तो उसको नहीं मानेगा। इससे देखिए लाभ क्या होता है, इससे पूर्वाग्रहों से बचना संभव होता है, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता विकसित होती है, बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है यह, इससे अंधविश्वास और झूठी सूचनाओं से बचना संभव होता है, इसके द्वारा विचारों में स्पष्टता और सटीकता लाई जाती है, और इससे सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर गहराई से सोचने में सहायता मिलती है। अब देखिए अगला जो चिंतन है वो रचनात्मक चिंतन है, जिसको क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। तो देखिए ये किस प्रकार का चिंतन कौशल है। क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक चिंतन एक ऐसी सोचने की क्षमता है जिसमें व्यक्ति पारंपरिक तरीकों से हटकर नए और मौलिक विचारों, समाधानों या तरीकों को खोजता है। यानी यह एक प्रकार का ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति पहले से किसी तरीके को नहीं अपनाता है, वो एकदम नए तरीकों को ढूंढता है, नए तरीकों को मौलिकता के साथ चुनता है, उसका अपना विचार होता है और फिर उसके आधार पर वह सही निर्णय लेता है। इसमें देखिए कल्पना शक्ति, नवीनता और नवाचार का समावेश होता है, यानी उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, उसमें नएपन और नवाचार का समावेश होता है, तब जाके वह निर्णय सही तरीके से लेता है। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि रचनात्मक चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी समस्या या स्थिति का समाधान नए या अनोखे या कल्पनाशील तरीके से करता है, जो पारंपरिक सोच से अलग होता है। यानी पहले किए जा रहे तौर तरीकों को न अपना के बल्कि अपने तरीके से, नए तरीकों से कोई काम करना। इसकी देखिए विशेषता क्या होती है, इसमें मौलिकता होती है, इसमें कल्पनाशीलता का उपयोग किया जाता है, इसमें नवीनता होती है, इससे खुले दिमाग से सोचना संभव होता है, इसमें परंपरागत सीमाओं से बाहर हटकर विचार किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए कला और डिजाइन के क्षेत्र में एक अपशिष्ट सामग्री, वेस्ट मटेरियल से सुंदर डेकोरेशन आइटम बना देना एक प्रकार का रचनात्मक चिंतन। यदि किसी स्टूडेंट को कोई वेस्ट मटेरियल मिल गया, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग अब नहीं किया जा रहा है, तो उन चीजों का उपयोग करके कोई स्टूडेंट है एक अच्छी सुंदर डेकोरेशन सजावट वाला आइटम बना दे रहा है, तो यह एक प्रकार का रचनात्मक चिंतन है। दूसरा देखिए कहानी लेखन से रिलेटेड, एक बच्चा ऐसी कहानी लिखता है जिसमें जानवर बात करते हैं और पर्यावरण बचाने की योजना बनाते हैं, तो यह भी एक प्रकार का कल्पनाशील और रचनात्मक सोच का उदाहरण माना जाता है। देखिए कोई स्टूडेंट है, उसने कहानी लिखा और कहानी में उसने ऐसे जानवरों को प्रस्तुत किया जो एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में एक दूसरे से जो है बात करके निर्णय लेते हैं। तो ये जो है रचनात्मक सोच का उदाहरण है। देखिए फिर देखिए उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है विज्ञान में नवाचार से रिलेटेड। कोई छात्र है और एक सोलर पंखा डिजाइन करता है और जो उसका मोबाइल चार्ज भी करता है, तो यह भी एक प्रकार का रचनात्मक सोच है। ठीक उसी प्रकार देखिए उदाहरण 4, चौथा उदाहरण देखिए, एक विज्ञापन एजेंसी नया प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए
अनोखा सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है, बनाती है, जो पहले किसी ने नहीं देखा। जैसे किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, बेचना है, तो उसका प्रचार करने के लिए वो एक सबसे अलग प्रचार करती है, अलग कैंपेन शुरू करती है, जैसा किसी ने अभी तक देखा ही ना हो। तो यह भी एक क्रिएटिव थिंकिंग का ही उदाहरण है। इससे देखिए लाभ क्या होता है, इससे समस्याओं का अनोखे रूप में समाधान मिलता है, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है, इससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है, इसको शिक्षा, व्यवसाय, कला, विज्ञान आदि में उपयोग किया जा सकता है, इससे जटिल समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। अब देखिए अगला जो कौशल है वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल। तो देखिए निर्णय लेने की क्षमता यानी निर्णयन जो है वह एक महत्वपूर्ण सोचने का कौशल है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करता है। यह कौशल जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या फिर दैनिक जीवन हो। यानी यह एक ऐसा कौशल है जिसमें आपके पास कई विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से सबसे बेहतर विकल्प आपको कौन सा चुनना है, यही आपकी इस क्षमता को दिखाता है। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि निर्णय लेने की क्षमता वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न विकल्पों की तुलना करके, तर्क करके और साक्ष्य के आधार पर किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनता है। यानी इसमें व्यक्ति के पास जब ढेर सारे विकल्प होते हैं किसी भी समस्या से संबंधित, तो वो उन विकल्पों की तुलना करता है, उनको तर्क के साथ सोचता है, पर उनको साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर पता लगाता है, तब जाके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव होता है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें समस्या की सही पहचान होती है, यह सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करता है, इसमें लाभ और हानि का मूल्यांकन किया जाता है, इसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना संभव होता है, इससे परिणाम की जिम्मेदारी लेना भी संभव होता है। इसका उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण कैरियर से चयन संबंधित निर्णय। देखिए एक छात्र सोचता है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वह अपने रुचि, योग्यता, भविष्य की संभावनाओं और सलाह को देखकर निर्णय लेता है। तो यह एक प्रकार का जो है निर्णयन कौशल माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण है दैनिक जीवन में कोई व्यक्ति है और वह सोचता है कि बारिश के कारण वह पैदल जाए या टैक्सी ले। वह समय, पैसा और सुविधा को सोचकर फिर निर्णय लेता है। तो यह भी एक प्रकार का निर्णयन कौशल या निर्णय लेने की क्षमता का उदाहरण। यानी बारिश हो रही है तो किसी ने देखा कि मुझे पैदल जाना चाहिए या फिर टैक्सी या ऑटो से जाना चाहिए, तो फिर वो देखेगा कि इस टैक्सी ऑटो जाने से मेरा पैसा कितना लग रहा है, मेरा समय कितना लग रहा है और फिर मुझे क्या सुविधा मिल रही। तो इन बातों को सोचकर फिर वो जो निर्णय लेता है वही इसका उदाहरण माना जाता है। देखिए अगला उदाहरण क्या है, समूह कार्य से संबंधित निर्णय। एक स्कूल प्रोजेक्ट टीम सोचती है कि पोस्टर बनाए या प्रेजेंटेशन दें। सभी विचारों पर चर्चा होती है और टीम निर्णय लेती है। तो यह भी एक सामूहिक निर्णय क्षमता मानी जाती है। यानी किसी क्लास में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया, तो प्रोजेक्ट की जो टीम थी वो सोच रही है कि हम लोगों को इससे रिलेटेड पोस्टर बनाना चाहिए या इसको प्रेजेंट करना चाहिए, इससे संबंधित प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसमें सभी लोगों के विचारों पर चर्चा की जाती है और फिर लास्ट में एक सही निर्णय लिया जाता है। चौथा उदाहरण देखिए क्या है कि एक विद्यार्थी को यह तय करना है कि उसे साइंस लेनी है या कॉमर्स। वह अपने रुचि, भविष्य के लक्ष्य और मार्गदर्शन के आधार पर निर्णय लेता है। अभी मैंने देखिए इससे साइंस और आर्ट्स से रिलेटेड उदाहरण दिया था। इसका देखिए लाभ क्या है, इससे जीवन में स्पष्टता और सही दिशा मिलती है, इसमें समय और संसाधनों का सही उपयोग होता है, इससे समस्याओं का समाधान जल्दी होता है, इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। अब देखिए जो अगला कौशल है चिंतन कौशल, वो समस्या समाधान कौशल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसमें देखिए क्या होता है कि समस्या समाधान कौशल एक महत्वपूर्ण सोचने का कौशल है। इसमें व्यक्ति किसी जटिल स्थिति या समस्या को समझकर तर्क और योजना के आधार पर उसका समाधान निकालता है। यानी इस प्रकार के चिंतन कौशल में
कोई व्यक्ति किसी जटिल समस्या को, जटिल स्थिति को समझता है, उससे संबंधित तर्क करता है और फिर सही योजना बनाकर उसका समाधान ढूंढता है। इसको दूसरे तरीके से देखिए कैसे कहा जा सकता है कि समस्या समाधान कौशल वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी समस्या की पहचान करता है, उसके कारणों का विश्लेषण करता है और तार्किक तरीके से उसका प्रभावी समाधान खोजता है। इस प्रकार के कौशल की विशेषताएं देखिए क्या है। इससे समस्या की स्पष्ट पहचान होती है, इससे संभावित कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है, इससे वैकल्पिक समाधानों की खोज होती है, यह सबसे उपयुक्त समाधान का चुनाव करने में सहयोगी होता है, इससे समाधान को लागू करना और परिणामों का मूल्यांकन करना संभव होता है। इससे संबंधित देखिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, किसी स्कूल प्रोजेक्ट में दिक्कत से रिलेटेड है। जैसे देखिए, एक टीम का सदस्य समय पर काम नहीं कर पा रहा है, बाकी सदस्य समस्या की पहचान करते हैं, बातचीत करके जिम्मेदारियां फिर से बांटते हैं और काम पूरा कर लेते हैं। तो यह भी एक समस्या समाधान कौशल। जैसे मान लीजिए कोई टीम है, उसको प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दिया गया, तो उसमें कोई सदस्य है जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो बाकी सदस्य इस पर विचार करते हैं और उस व्यक्ति की जिम्मेदारियों को बदलते हैं और उसके बाद फिर काम करते हैं, तो देखते हैं कि वो काम सही तरीके से हो जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा उदाहरण है, कोई मोबाइल है जो काम नहीं कर रहा है। तो देखिए एक छात्र का मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो सबसे पहले चार्जर, सॉकेट, बैटरी सबकी जांच करता है और फिर चार्जर बदल कर चेक करता है, तो देखता है कि उसका मोबाइल चार्ज होने लगा। तो फिर यह एक तार्किक समस्या का समाधान के रूप में है, यानी उसको देखा गया कि उसमें बैटरी खराब है कि चार्जर खराब है कि सॉकेट खराब है, तो लास्ट में उसने चार्जर चेंज करके देखा तो उसका मोबाइल चार्ज होने लगा। तो देखिए यह भी एक प्रकार का जो है समस्या समाधान कौशल में आएगा। अब देखिए अगला उदाहरण है गणित की कठिन समस्या से रिलेटेड। एक छात्र कठिन प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, तो वह प्रश्न को छोटे हिस्सों में बांटता है, फिर सूत्रों का प्रयोग करता है और उत्तर तक पहुंच जाता है। तो यह एक समस्या सुलझाने की क्षमता से रिलेटेड कौशल है। उसी प्रकार से देखिए एक और उदाहरण, यदि एक स्कूल में समय पर शिक्षक नहीं पहुंचते तो प्रिंसिपल एक समाधान निकालता है, जैसे वैकल्पिक व्यवस्था या समय सारणी में बदलाव। जैसे कोई ऐसा टीचर है जो मान लीजिए स्कूल में टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो प्रिंसिपल को लगता है कि टीचर बहुत दूर से आता है, तो इसके न आने की वजह से उसकी जो घंटी है, जो उसका पीरियड है, वो प्रभावित हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, एक समाधान ढूंढेंगे कि उस टीचर की जो पहली घंटी है उसको चेंज करके किसी और समय में कर दिया जाए, तो जिससे क्या होगा कि बच्चों का समय जो है खराब नहीं होगा और टीचर को भी आने में थोड़ी बहुत जो दिक्कत होती है उससे भी विद्यालय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका देखिए लाभ क्या है, किसी भी जटिल स्थिति में सही निर्णय लेने में मददगार होता है, इससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे तर्कशीलता और धैर्य का विकास होता है, यह शिक्षा, कैरियर और जीवन में सफलता पाने में बहुत सहायक होता है, इसके द्वारा कुशल प्रबंधन किया जाना संभव होता है और इससे कठिनाइयों से निपटने की योग्यता विकसित होती है। अगला कौशल है देखिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसको प्रतिबिंबात्मक चिंतन भी कहा जाता है या परावैज्ञानिक चिंतन भी कहा जाता है या परावर्ती चिंतन भी कहा जाता है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी परावैज्ञानिक, परावर्ती या प्रतिबिंबात्मक चिंतन एक ऐसा सोचने का कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों, कार्यों, विचारों और निर्णयों पर गहराई से सोचता है और उनसे सीख लेकर भविष्य में सुधार करता है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है, यानी इस प्रकार के चिंतन कौशल में कोई व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने कार्यों, अपने विचारों और निर्णयों पर गहराई से सोचता है और फिर उससे सीख लेकर भविष्य में सुधार करता है। यानी पहले उसने कोई काम किया था, उससे रिलेटेड उसके पास कोई अनुभव है, तो उस अनुभव के बारे में गहराई से सोचकर भविष्य में उसका उपयोग करता है। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि परावैज्ञानिक चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों, अनुभवों,
निर्णयों पर विचार करता है, उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को समझता है और फिर भविष्य के लिए उनसे सीख लेता है। यानी पहले किसी कोई काम किया है, पहले से उसके पास कोई अनुभव है, तो उस अनुभव से संबंधित निर्णय पर विचार करता है, उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को देखता है और फिर भविष्य में उसका उपयोग करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए क्या है। इससे आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण करने में बहुत सहायता मिलती है। इसमें अनुभवों से सीखा जाता है, इसमें सुधार की भावना होती है, इसमें विचारों की गहराई से जांच करना संभव होता है, इससे भविष्य की योजना को बेहतर बनाना संभव होता है। उदाहरण देखिए, इससे रिलेटेड एक पहला उदाहरण देख लीजिए कि परीक्षा में कम अंक आना। कोई स्टूडेंट है और उसका परीक्षा में कम नंबर आया है। देखिए, एक छात्र को कम अंक मिलते हैं, वह सोचता है कि कहाँ गलती हुई, क्या वह तैयारी में ढील दे गया था या क्या समय का सही से प्रबंधन नहीं कर पाया था। वह कारण पहचानता है और अगली बार के लिए योजना बनाता है। यह एक प्रकार का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग माना जाएगा। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का किसी एग्जाम में थोड़ा कम नंबर आया तो उसका वो पता लगाना चाहता है कि मेरा थोड़ा नंबर कम क्यों आया, या मैंने प्रश्न को सही तरीके से नहीं लिखा था, या मैंने सही तैयारी नहीं की थी, या फिर मैंने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं किया था, मैं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया इसके वजह से। तो वो सही तरीकों को, सही कारण को पहचान लेता है, फिर अगली बार सुधार करता है और उसका परसेंटेज अच्छा हो जाता है। यह रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मानी जाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, शिक्षक के द्वारा आत्म मूल्यांकन से रिलेटेड है। एक शिक्षक कक्षा लेने के बाद सोचता है कि क्या बच्चे उसकी क्लास में अच्छे से समझ पाए हैं, कहाँ सुधार की जरूरत है, और अगली कक्षा के लिए वह अपनी रणनीति बदलता है। तो यह भी एक प्रकार का परावैज्ञानिक परावर्तित चिंतन। जैसे किसी स्टूडेंट को टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, तो टीचर्स खुद से सोचता है कि आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो टॉपिक से बच्चे संतुष्ट हैं कि नहीं, उनको समझ में आया कि नहीं। वो किसी से पूछता नहीं है, वो खुद ही देखता है और फिर उसको लगता है कि नहीं, अगली कक्षा में मुझे इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब इसका देखिए तीसरा उदाहरण क्या है, समूह कार्य में कठिनाई आ रही है, उससे रिलेटेड है। देखिए, एक छात्र समूह में ठीक से कार्य नहीं कर पाया। वह सोचता है कि वह संवाद क्यों नहीं कर पाया, क्या वह सुझाव देने में संकोच कर रहा था। तो अगली बार वह बेहतर योगदान देने की योजना बनाता है। तो यह भी एक प्रकार की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चों को समूह में कोई कार्य दिया गया, सभी बच्चे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक स्टूडेंट है जो सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा है, एक डिस्कशन नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी भी प्रकार का सुझाव देने में संकोच कर रहा है, हिचकिचा रहा है। तो वह देखेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, इसका मतलब मुझ में कोई गड़बड़ी है। तो अगली बार वो अच्छे तरीके से सोच समझकर और बेहतर तरीके से उसमें परफॉर्म करता है। तो यह एक प्रकार की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। देखिए, अगला उदाहरण क्या है, वही अभी टीचर से रिलेटेड कि एक शिक्षक अपनी क्लास के बाद सोचता है कि छात्रों ने किस भाग को अच्छी तरीके से समझा है और किसको नहीं। तो वह अगली बार उस भाग को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए अपनी रणनीति में सुधार करता है। इससे देखिए लाभ क्या होता है, बेनिफिट्स। इससे आत्म सुधार की क्षमता बढ़ती है, इससे बेहतर निर्णय लेने में मदद होती है, इसमें अनुभवों से सीखने की आदत विकसित होती है, इसमें भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता मिलती है, इससे नेतृत्व और नैतिक निर्णय क्षमता को बढ़ावा मिलता है, इससे आत्म विकास होता है और इससे लगातार सुधार की आदत विकसित हो जाती है। यानी व्यक्ति हर बार कुछ न कुछ अपने कार्यों में सुधार करता रहता है। अब देखिए, अगला जो चिंतन है वो लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्क संगत चिंतन है। यह देखिए क्या है, तार्किक चिंतन या तर्क संगत चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग एक महत्वपूर्ण सोचने का कौशल है जिसमें व्यक्ति उपलब्ध तथ्यों, प्रमाणों और तर्कों के आधार पर क्रमबद्ध, संगठित और स्पष्ट रूप से सोचता है ताकि सही निष्कर्ष या समाधान तक पहुंचा जा सके। यानी इस प्रकार के जो चिंतन कौशल में व्यक्ति के पास जो फैक्ट उपलब्ध होते हैं, जो प्रूफ प्रमाण होते हैं, जो तर्क होते हैं, उसके आधार पर वो सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से, संगठित रूप से, स्पष्ट रूप से सोचता है और फिर सही निर्णय या निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो यह एक प्रकार का तार्किक चिंतन माना जाता है। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है कि तार्किक चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी जानकारी, घटना
यह समस्या का विश्लेषण तथ्यों, तर्कों और कारण प्रभाव के आधार पर करता है और क्रमबद्ध सोच से सही निर्णय या समाधान पर पहुंचता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। इससे कारण और प्रभाव की स्पष्ट समझ विकसित होती है। इससे क्रमबद्ध और संगठित सोच का विकास होता है। इसमें पूर्वाग्रहों से रहित निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा समस्या का समाधान तथ्यों और तर्क के आधार पर किया जाता है। इसमें विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है कि गणित की समस्या का हल करने से रिलेटेड है। देखिए कोई स्टूडेंट है, वह गणित का प्रश्न हल करता है तो वह सूत्र लगाता है, चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाता है और उत्तर तक पहुंच जाता है। तो यह एक प्रकार की तार्किक, यानी कोई स्टूडेंट को सवाल दिया गया तो उस सवाल से संबंधित सूत्र उसको पता है, तो उस सूत्र का उपयोग वह उसमें करता है और स्टेप वाइज उस सवाल को हल करते चला जाता है और अंतिम में वह उसके उत्तर तक पहुंच जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पजल या पहेली हल करने से रिलेटेड है। कोई छात्र है जो पजल या शतरंज की चाल को सोच समझकर भविष्य के प्रभावों को देखते हुए हल करता है और वह फिर सही तरीके से उसको हल करने में सक्षम होता है, तो यह भी एक प्रकार का तार्किक चिंतन माना जाता है। अब देखिए अगला उदाहरण है विज्ञान के प्रयोग से रिलेटेड। किसी विज्ञान प्रयोग में छात्र सोचता है कि यदि तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ की स्थिति कैसे बदलेगी। वह इनके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करता है, तो यह एक प्रकार का तार्किक चिंतन माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए अगला उदाहरण है, अगर सभी पक्षी उड़ते हैं और कबूतर एक पक्षी है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कबूतर भी उड़ता है। अगर किसी ने कहा कि सभी पक्षी उड़ते हैं और कभी कबूतर क्या है, एक पक्षी है, तो इसमें तार्किक रूप से निर्णय क्या आएगा कि कबूतर भी उड़ता है। इसका लाभ देखिए क्या है, इससे स्पष्ट और सटीक निर्णय लेने में मदद मिलती है। इससे समस्याओं को गहराई से समझने की क्षमता विकसित होती है। इसका उपयोग पढ़ाई और कैरियर में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक और तकनीकी सोच का विकास होता है। इससे अनावश्यक भ्रम और भावनात्मक निर्णयों से बचाव मिलता है। इससे समस्याओं का हल जल्दी निकालना संभव होता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस क्लास में मैंने आप लोगों को 7 महत्वपूर्ण चिंतन कौशलों के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन कराया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ के, रिवाइज करके और अपने परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।